बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस की एप्लीकेशंस। हम सॉल्व कर रहे हैं इनफैक्ट एक्सरसाइज 4.1 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9 of exercise 4.1. Statement is find h such that the points A, B and C are vertices of a right triangle with right angle at the vertex A. स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान अल्फाज हैं। हमें बताया जा रहा है कि A, B, C एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल वर्टेक्स A पर बन रहा है। हमें h की वैल्यू मालूम करनी है। h है पॉइंट A का एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक रफ डायग्राम बना लें, इस राइट ट्राइंगल की एक रफ डायग्राम बना लें, तो हमें बहुत आसानी होगी प्लान करने में कि इसे किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। सो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। एक राइट ट्राइंगल हमें बनानी है। हमें कहा गया है कि राइट एंगल वर्टेक्स ए पर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि राइट एंगल है यहां पर, ये हमारा हो गया वर्टेक्स ए। अब वर्टेक्स बी और सी आप किसी को भी कह सकते हैं। ये रफ डायग्राम है, हम एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नहीं बना रहे। सो वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी आप किसी को भी कह सकते हैं। मैं इसे वर्टेक्स बी कह रहा हूं और इसे वर्टेक्स सी कह रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी जो हमारी कन्वेंशन है वो मुकम्मल हो रही है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास है दो कंसेप्ट्स, एक है कंसेप्ट ऑफ स्लोप और दूसरा है कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। मेरा सवाल पहले आपसे कंसेप्ट ऑफ स्लोप के मुतालिक है। हमें कहा गया है कि राइट एंगल वर्टेक्स ए पर बन रहा है। मुझे आप ये बताएं कि ये साइड ए बी और ये साइड ए सी, इन दोनों की स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा। शाबाश जी, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, या वो स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल भी हम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अगर हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास h उस इक्वेशन के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी मालूम करते हुए भी h आएगा और स्लोप ऑफ ए सी मालूम करते हुए भी h आ जाएगा। अब इक्वेशन है एक, अननोन भी है एक। हम उस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हो गया हमारा प्लान नंबर 1। अब प्लान नंबर 2, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट यूज करें तो जरा बताएं कि राइट ट्राइंगल में साइड्स की लेंथ्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। शाबाश, राइट ट्राइंगल में साइड्स की लेंथ्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है जी। ये ताल्लुक बनता है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन दोनों साइड्स में आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस कह ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर भी h इन्वॉल्व होगा डिस्टेंस मालूम करते हुए। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए भी हमारे पास h की वैल्यू आएगी। सो ये हमारे पास दो रास्ते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मैं इन दोनों तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपको जो मेथड ज्यादा बेहतर लगे, सिंपल लगे, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और भी मामला हो सकता है कि एग्जाम में आप पर रिस्ट्रिक्शन हो कि आप इसे यूजिंग स्लोप कैलकुलेट करें। हो सकता है आप पर रिस्ट्रिक्शन हो कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसे इवेल्युएट करें। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे और आप इस प्रॉब्लम के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स भी आप खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे एज इट इज गिवन दैट right angle is at vertex A। ये हमें गिवन है कि राइट एंगल एट वर्टेक्स A है। दिस मीन्स
अगर राइट एंगल एट वर्टेक्स ए है तो कौन सी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी? द आंसर इज साइड ए बी और साइड ए सी. दिस मीन्स ए सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी. ये दो साइड्स परपेंडिकुलर होंगी. सो स्लोप ऑफ ए सी, ये m denotes slope of AC, product slope of AB will be equal to -1. अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा. अब हम इन दोनों की स्लोप्स यहां पर पुट कर देते हैं. स्टूडेंट, स्लोप ऑफ AC हमें बनानी है. A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है. y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -7 -1. अब अगर आपने पहले c का y कोऑर्डिनेट लिखा है न्यूमरेटर में, तो अब डिनोमिनेटर में c का ही x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा. यह आपको ख्याल रखना है. अगर आप पहले a का y कोऑर्डिनेट लिखते यहां पर, तो फिर डिनोमिनेटर में a का ही x कोऑर्डिनेट पहले आना था. आपका कंसेप्ट है y2 - y1 ओवर x2 - x1 या y1 - y2 ओवर x1 - x2. ये याद रखिएगा. -7 -1. अब -6 -h. प्रोडक्ट स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB 7 -1 और 2 -h इक्वल टू -1. सिंप्लीफाई करते हैं. -7 -1 इज -8 ओवर -6 -h. 7 -1 is 6, 2 -h. अब यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इस फ्रैक्शन के अंदर. अगर हम डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लें तो वो माइनस ऊपर वाले माइनस को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 6 प्लस h. 6 ओवर 2 -h इज इक्वल टू -1. अब 6 8s आर 48 और डिनोमिनेटर में भी हम प्रोडक्ट परफॉर्म कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 6 2s आर 12 -6h प्लस 2h -h स्क्वायर इज इक्वल टू -1. 48 ओवर 12 -4h -h स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ प्रोडक्ट होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर. चूंकि ये नेगेटिव था, ये हो गया पॉजिटिव. ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 48. अब 48 को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं ताकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए. h स्क्वायर प्लस 4h -12 -48 will be -60 is equal to 0. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो h में क्वाड्रेटिक है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 4.1 के साथ. वो 3 मेथड क्या थे जी? एक मेथड था फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेक. मिडिल टर्म ब्रेक करके आप फैक्टराइज कर लें. ये मेथड हमें बहुत अच्छा लगता है. मिडिल टर्म ब्रेक हम अक्सर करने में कामयाब हो जाते हैं. नंबर 2 मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए कि हम इसे भूल जाते हैं. और नंबर 3 मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा हमारे काम आता है कि जब हमें मिडिल टर्म ब्रेक समझ ना आए. क्वाड्रेटिक फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब यहां पर हमें पहले मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए. 1 इंटू -60 हमारे पास बनता है -60. 1 इंटू -60 बनता है -60 और मिडिल में है +4. हमें प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए -60 और सम या डिफरेंस चाहिए 4. बताएं नंबर क्या होगा जी? सम या डिफरेंस 4 और प्रोडक्ट -60. कौन से दो नंबर्स होंगे जी? नंबर होगा +10 -6. +10 और -6 का प्रोडक्ट -60 और सम हो जाएगा 4. सो यहां लिखते हैं h स्क्वायर प्लस 10h -6h
10h minus 6h will be 4h. Minus 60 is equal to 0. अब कॉमन लेते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में से आप देख सकते हैं कि h कॉमन, h प्लस 10, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस 6 कॉमन, h प्लस 10. यह आ गया h माइनस 6 और h प्लस 10 इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? जी, आपके ज़हन में फौरन आ चुका है कि हमें दो केसेस बना लेने चाहिए. h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, यहां पर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूं. अक्सर स्टूडेंट्स एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं सॉल्व करते हुए. वो क्या करते हैं? फर्ज करें यहां पर 0 नहीं है, यहां पर 6 लिखा हुआ है. अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 नहीं है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 है. वो क्या करते हैं? वो दो केसेस बना लेते हैं. h माइनस 6 इज इक्वल टू 6 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 6. ये मैथमेटिकली रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, इसको जरा समझ लें. स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है. दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है. प्रोडक्ट 0 आता ही उस वक्त है जब दो फैक्टर्स में से कोई एक 0 हो. अदरवाइज प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता. वो दोनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों में से एक तो लाजमी 0 होगा. यही बात 3 फैक्टर्स के लिए ट्रू है, यही 4, 5 और n फैक्टर्स के लिए ट्रू है. यानी अगर n फैक्टर्स हैं और उनका प्रोडक्ट है 0 तो उन n फैक्टर्स में से कोई एक लाजमी 0 होगा. अब हमें यह नहीं पता होता कि वो कौन सा होगा जो 0 होगा, क्योंकि हर एक के अंदर अननोन मौजूद होगा, वेरिएबल मौजूद होगा. सो हम हर एक को इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व कर लेते हैं और हम पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू भी हो सकती है इस अननोन की, ये वैल्यू भी हो सकती है, ये भी और ये भी. यानी हम बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. अब यहां पर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक 6 के इक्वल होगा. यह हरगिज मतलब नहीं है. आपको मिसाल देता हूं. अगर प्रोडक्ट 6 है तो हो सकता है कि h माइनस 6 की वैल्यू 2 हो और h प्लस 10 की वैल्यू 3 हो. 3 2s आर 6. दोनों में से कोई भी 6 नहीं है लेकिन प्रोडक्ट 6 आ रहा है. सिर्फ और सिर्फ 0 की सूरत में यह मुमकिन है कि किसी एक की वैल्यू लाजमी 0 होगी. तो स्टूडेंट्स, ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी. एक और बात भी आपको यहां बताना चाहता हूं. अभी इसको हटा देते हैं 6 को, इसकी हमने अब इसको डिस्कस कर लिया. एक और चीज, फर्ज करें कि यहां पर 3 लिखा होता. अब ये बन गए 3 फैक्टर्स, 1, 2 और 3. इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है. अब क्या आप 3 केस बनाएंगे? यानी 3 इज इक्वल टू 0, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इनमें से कौन सा मैंने केस गलत बनाया? द आंसर इज सबसे पहले वाला. 3 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब यह भी है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद हो. h, x, t, s, y, जो भी अल्फाबेट यूज हुआ होगा, हर उस फैक्टर को आप इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन होगा. लेकिन कांस्टेंट को, रियल नंबर को इक्वल टू 0 आप नहीं लेंगे. सो यहां पर अगर 3 लिखा भी होता तब भी आपने 2 ही केसेस बनाने थे, 3 केसेस नहीं बना सकते. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं. हमारे यहां 2 केसेस यहां पर h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है h प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यहां से h की वैल्यू आ गई 6 और यहां से h की वैल्यू आ गई माइनस 10. स्टूडेंट्स, h की इन दो वैल्यूज के लिए हमारी जो ट्रायंगल है ABC वो राइट ट्रायंगल होगी. अब स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें कि h क्या था पॉइंट A के लिए. जी, h पॉइंट A का एब्सिसा था, यानी x कोऑर्डिनेट था. इसका मतलब यह हुआ कि वर्टेक्स B और C के साथ
दो तरह के वर्टेक्स ए हैं, एक वर्टेक्स ए जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 6 होगा और एक वर्टेक्स ए जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट -10 होगा। दो पॉसिबिलिटीज होंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर कि ये राइट ट्रायंगल किस तरह की होगी, यानी ये दो पॉसिबिलिटीज किस तरह से बनेगी। आइए आपको एक्स वाई प्लेन दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम पॉइंट बी और पॉइंट सी लोकेट करते हैं। ये आ गया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पॉइंट बी, और ये आ गया पॉइंट सी अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग था। हमें अब यहां पर दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक है 6 और एक है -10। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का 6 हो तो उस सूरत में वर्टेक्स ए यहां पर होगा। ये स्टूडेंट्स, ए बी और सी को ज्वाइन करने से हमें मिल गई एक राइट ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर दें, यानी 6 की बजाय हम -10 कर दें, तो उस सूरत में डेफिनेटली वर्टेक्स ए अपनी जगह बदलेगा। अब वर्टेक्स ए अगर जगह बदलेगा तो ये इसकी नई लोकेशन होगी। अब स्टूडेंट्स, आप दोबारा देखें कि अगर आप ए बी और सी को ज्वाइन करते हैं तो अगेन एक राइट ट्रायंगल बनती है। दोनों सूरतों में आपने देखा कि जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए पर ही बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी रियल विजुअलाइजेशन इस प्रॉब्लम की। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि हम इसे दो तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हमने इसे कंसेप्ट ऑफ स्लोप की मदद से सॉल्व किया है। आइए अब इसे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रॉब्लम को डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अगेन वही हमारी रफ डायग्राम, स्टार्टिंग ऐसे ही, एज इट इज गिवन दैट राइट एंगल इज एट वर्टेक्स ए। ये स्टार्ट पर लिखने की इसलिए जरूरत है कि वर्टेक्स ए पर राइट एंगल का हवाला देकर हम बता सकेंगे कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। हम यहां लिखेंगे सो साइड बी सी इज हाइपोटेन्यूज। अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड्स में से एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ रिक्वायर्ड है। सो हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करते हैं। हाइपोटेन्यूज यहां पर हमने फिक्स कर लिया है, चूंकि वो राइट एंगल के अपोजिट है, वो है साइड बीसी की लेंथ। h इज इक्वल टू साइड बीसी लेंथ। अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट हमेशा याद रखें, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। आप ये डिफरेंस किसी तरह से भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप पहले पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखें या पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखें। आपने लेना है डिफरेंस, स्क्वायर होने से आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। अब बी सी डिस्टेंस, ये बी और ये सी, 2 माइनस -6 तो ये बन जाएगा +6 प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स 7 -7 से बन जाएगा +7 बी सी साइड की लेंथ 6 + 2 इज 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 + 7 इज 14, 14 का स्क्वायर 196 स्क्वायर रूट। अब 196 + 64 is 160, sorry 260, it is 260 स्क्वायर रूट।
अब ये फर्दर हमें इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये हमारे पास वैल्यू है, जब यहां पर पुट होगी तो स्क्वायर आने से ये स्क्वायर रूट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो हमें फर्दर इवेल्युएशन करने की इसकी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टू साइड्स पर। साइड ए बी की लेंथ मालूम करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ए बी, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 या 7 माइनस 1, जो मर्जी लिखे। मैं 7 माइनस 1 जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमें डिफरेंस लेना है। इनफैक्ट वो आप जिस तरह मर्जी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। h माइनस 2 होल स्क्वायर आप ओपन कर दें, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 7 माइनस 1 इज 6, 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट ए बी डिस्टेंस हमारे पास बन गया h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 स्क्वायर रूट। अब ए सी डिस्टेंस हमें मालूम करना है। ए सी डिस्टेंस, साइड ए सी की लेंथ ए और सी, h माइनस माइनस 6 इज h प्लस 6, 1 माइनस माइनस 7, 1 प्लस 7। ए सी साइड की लेंथ h प्लस 6 का स्क्वायर ओपन कर दें, h स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12h प्लस 7 प्लस 1 इज 8, 8 का स्क्वायर 64। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ए सी डिस्टेंस h स्क्वायर प्लस 12h, 36 प्लस 64 इज 100। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी। ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में से जो भी है हमें से फर्क नहीं पड़ता। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग इन 1, इसको नाम दे दें 1 का। हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइड बीसी है, स्क्वायर रूट ऑफ 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स आपस में कैंसिल होंगे। 260 is equal to h square minus 4h plus 40 plus h square plus 12h plus 100। अब राइट साइड पर मौजूद तमाम टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और 260 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विल बी 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 12h विल बी 8h और 40 प्लस 100 इज 140। 140 माइनस 260, 140 माइनस 260 विल बी माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कॉमन क्या आ रहा है। शाबाश जी, हम 2 कॉमन ले सकते हैं या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये h में क्वाड्रेटिक, हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस 60 और सम या डिफरेंस चाहिए प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो हमने अभी जो सॉल्यूशन नंबर 1 डिस्कस किया इसी प्रॉब्लम का, उसमें बनी थी। जी बिल्कुल ये वही है। आप उसी मिडिल टर्म ब्रेक के अकॉर्डिंग इसको उसी अंदाज में कंटिन्यू करेंगे और वही 2 h की वैल्यूज आपको अगेन हासिल होंगी। अब स्टूडेंट्स आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शन गिवन ना हो, यानी आपको यह ना कहा जाए कि आपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप या कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, तो आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना ज्यादा बेहतर है।
ज्यादा सिंपल है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के जरिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, मैं बढ़ता हूं अब एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 12 of exercise 4.1. Statement is, if two vertices of an equilateral triangle are A and B, find the third vertex. How many of these triangles are possible? Students, हमें बताया जा रहा है कि A और B एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टिसेस हैं। हमें तीसरा वर्टेक्स मालूम करना है और तीसरा वर्टेक्स मालूम करने के बाद हमें यह भी बताना है कि कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। यानी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी जब आ जाएगा तो उसे देखते हुए हमें यह बताना होगा कि कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं इक्विलेटरल इस सूरत में। अब स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जरा रिकॉल करें जी। ये जो प्रीफिक्स है इक्वी, ये निकला है इक्वल से, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। इसे इक्वी एंगुलर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। स्टूडेंट्स, ए बी ये दो वर्टेक्स हैं। हम तीसरे वर्टेक्स को अगर सी लेट कर लें और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y की वैल्यू मालूम करनी होगी। स्टूडेंट्स, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो तीनों साइड्स की लेंथ्स हम इक्वल कंसीडर करेंगे, यानी साइड ए बी की लेंथ, साइड बी सी की लेंथ और साइड ए सी की लेंथ। अब चूंकि हमारे पास दो अननोन्स हैं x और y, सो हमें कम से कम दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी इसको सॉल्व करने के लिए, और दो इक्वेशंस हमें बआसानी मिल जाएंगी उस इक्वालिटी से कि जिसमें हम लिखेंगे साइड ए सी की लेंथ इज इक्वल टू साइड बी सी की लेंथ इज इक्वल टू साइड ए बी की लेंथ। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहां लिखते हैं लेट सी एक्स कॉमा वाई बी थर्ड वर्टेक्स एज it is given that it is an equilateral triangle. So, साइड ए बी की लेंथ, साइड बी सी की लेंथ और साइड ए सी की लेंथ बराबर होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इन तीनों साइड्स की लेंथ्स पहले अलग अलग इनके एक्सप्रेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बी। डिस्टेंस फार्मूला ए बी 3 माइनस माइनस 3, ये बन जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3 प्लस 3 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट अगेन 6। 0 माइनस 0 0 ही था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट अगेन 6। उसके बाद साइड बी सी पर आ जाते हैं। बी और सी हमने लेट किया, x माइनस 3 प्लस y माइनस 0। अब ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, यहीं तक इसे छोड़ देते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन वैसे हो भी नहीं सकती। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी लेंथ। ए सी x माइनस माइनस 3, ये बन जाएगा x प्लस 3 प्लस y माइनस 0
इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई साइड AC की लेंथ। अब ये तीनों लेंथ्स आपस में इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहां से 3 इक्वेशंस बना सकते हैं। आप AB इज इक्वल टू BC कर सकते हैं, आप BC इज इक्वल टू AC कर सकते हैं, और आप AB इज इक्वल टू AC भी कर सकते हैं। आपको चाहिए 2 इक्वेशंस, क्योंकि आपके पास 2 अननोन्स हैं x और y। उन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम एक और ये 2, इन 2 साइड्स की लेंथ्स को अगर हम यहां पर वैल्यूज को गौर करें, अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वलाइज कर लें, चूंकि ये 2 साइड्स की लेंथ्स हैं, ये इक्वल ही हैं, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर हम इन्हें इक्वल करेंगे तो जरा देखें क्या होगा। ये जब दोनों इक्वल होंगे तो स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक अननोन रह जाएगा, दैट विल बी एक्स। हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। ये हमें इस सॉल्यूशन के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम ऐसा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -3 0 और 3 0, इनकी वजह से हमारे पास ये 2 ऐसे एक्सप्रेशंस बन गए यहां पर। एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन और दूसरा ये एक्सप्रेशन। इन 2 की वजह से, चूंकि यहां पर एब्सिसास सेम थे न्यूमेरिकली और ऑर्डिनेट्स भी सेम थे, सो इनकी वजह से हमारे पास जो एक्सप्रेशंस बने हैं, इनको इक्वलाइज करने से हमारी फौरन सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अदरवाइज हमें 2 इक्वेशंस बनानी थी और उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था, थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। अब यहां पर हम इन दोनों को इक्वलाइज करते हैं। हम यहां लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC। अब AC मैंने लिखा लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, 9 9 के साथ कैंसिल, 6x इज इक्वल टू माइनस 6x। अब स्टूडेंट्स 6x प्लस 6x इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 0, क्योंकि माइनस 6x को आपने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 0। 12x इज इक्वल टू 0 का मतलब 12 तो 0 हो नहीं सकता, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x की वैल्यू 0 होगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 0, यानी पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0। अब हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं। हम कोई सी 2 साइड्स को दोबारा इक्वल ले लेते हैं। अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाया था AC और BC का। अब हम AB को AC या AB को BC के साथ शामिल कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे नाउ BC इज इक्वल टू AB। ये साइड्स भी इक्वल हैं, हम जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। BC लेंथ हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट पर है हमारे पास 6। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, सो दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36।
अब ये x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक अननोन का सामना होगा, दैट विल बी y। x की वैल्यू पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 0 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहां पर भी 0, x की जगह पर 0 हम पुट कर रहे हैं, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये भी 0, ये भी 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 विल बी 27, y स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब 27 बुनियादी तौर पर क्या है जी, 3 टाइम्स 9। अब 3 टाइम्स 9 लिखने का फायदा कि 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 3 स्क्वायर रूट के नीचे रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास आएगा प्लस माइनस, y की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोबारा देख लें कि 27 को मैंने लिखा 3 इंटू 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और 3 स्क्वायर रूट के नीचे ही रहा, प्लस माइनस आ गया चूंकि हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स की दो वैल्यूज आ गई, सो हम लिखेंगे हेंस c का x कोऑर्डिनेट 0 और उसके साथ आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड c का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आ गया -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स हमें a और b दो वर्टिसेस गिवन थे, हमारे पास c वर्टेक्स के लिए दो ऑप्शंस आ गए, दोनों में x कोऑर्डिनेट तो सेम है लेकिन y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। स्टूडेंट्स मैं ये जो सॉल्यूशन है ये आपको विजुअलाइज भी करवाना चाहता हूं, तो आइए XY प्लेन पर। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं XY प्लेन। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने पॉइंट A को लोकेट किया और ये हमने पॉइंट B को लोकेट किया। अब C के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है 0, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमने पॉइंट C को लोकेट किया। स्टूडेंट्स ये इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमें हासिल हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब C के लिए दूसरा ऑप्शन भी है, y कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से C को हम रीलोकेट करते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 अगेन और y कोऑर्डिनेट -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये C को हमने रीलोकेट किया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ABC एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। स्टूडेंट्स इसका मतलब है, हमें पूछा भी गया था सवाल के अंदर कि हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। C के दो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, सो देयर आर 2 पॉसिबल ट्रायंगल्स। हम यहां कंक्लूड करते हैं, हेंस देयर आर 2 पॉसिबल ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स ये लेक्चर और इससे पिछला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया, इन दो लेक्चर्स की बुनियाद पर अब जरा गौर से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के काबिल हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम नंबर 6 आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आप पेज नंबर 181 पर एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 192 पर एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 193 पर एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 4.3 के भी 3 प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 6। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।